Hello, future doctors. I am Sanjay from Safal Institute, currently pursuing MBBS from MGM Medical College जमशेदपुर। और लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन को इन डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक देखेंगे, ठीक है। ये कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक। तो देखो, लास्ट क्लास में जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, वैसे अगर हम लोग अभी हाइब्रिडाइजेशन निकालने बैठे एग्जाम में, तो वो तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो ट्रिक्स देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है। तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक, आज हम लोग पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, मतलब कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। अभी हम लोग स्टार्ट करने से पहले बता दे रहे हैं कि हम लोग अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ही निकालना सीखेंगे। ना ही तो हम लोग उसका ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, ना ही हम लोग उसका शेप डिस्कस करेंगे, और ना ही उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात। हाँ, एक दो कंपाउंड का अगर हमको कुछ लगे कि वहाँ इंपॉर्टेंट बताना है, वो बताएंगे। हम लोग अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। कितना जल्दी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर। चलो, तो क्या रहेगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में रहेगा कि एक कंपाउंड दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए ना सबसे पहले हम लोग को उस कंपाउंड का सेंट्रल एटम पहचानना होगा। और याद करो, पीरियोडिक टेबल में सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं वो तो बताए थे ना। तो चलो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो क्या है, सबसे पहले हम लोग को सेंट्रल एटम पहचानना है। सेंट्रल एटम पहचानने के बाद उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। क्या है? फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सेंट्रल एटम पहचान लिए। सेंट्रल एटम पहचानने के बाद उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? देखो, ये ट्रिक तो हम बताए थे पीरियोडिक टेबल में भी। कैसे? देखो, ये देखो, जैसे लिथियम फैमिली है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन वाला और इनर्ट गैस वाला। इनर्ट गैस वाला में भी सिर्फ जेनेटिक कंपाउंड बनाता है। तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? ये पूरा लिथियम वाला ग्रुप का 1 होता है, बेरिलियम का 2 होता है, बोरोन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, हेलोजन का 7 और जो इनर्ट है उसका 8 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता चल जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को? फाइंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका? साइड एटम में। जैसे कोई कंपाउंड है, सपोज जैसे Ab2 है, तो ये सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं वो पता है ना। जैसे Ab2 है, तो Ab2 में जो सबसे कम है, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, वो होता है हमारा सेंट्रल एटम। तो उसके बाद जो बचता है, सेंट्रल एटम के अलावा जो बचा, वो हमारा क्या हुआ? साइड एटम हुआ। तो ये साइड एटम का हमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ साइड एटम। तो वो कैसे निकालेंगे? उसके भी सिंपल एक चीज है कि अगर हाइड्रोजन या हेलोजन है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली का कोई है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन फैमिली का कोई है तो वो कितना करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन और हेलोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो सब जब 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या होगा? वो तो पहला बॉन्ड तो हमेशा ऑलवेज सिग्मा, बताएं अभी, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो एक तो सिग्मा बनेगा लेकिन एक पाई बनेगा। और हम लोग एक बात हम बताना चाहेंगे यहाँ कि पाई बॉन्ड डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। चलो, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रोजन फैमिली 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा मतलब 1 सिग्मा बनाएगा, 2 पाई बनाएगा। और अभी हम क्या बोले? पाई बॉन्ड डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। चलो, तो हम लोग क्या क्या कर लिए? हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए सेंट्रल एटम का, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी साइड एटम का पता कर लिए, ठीक है। तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, किस तरह से निकालेंगे, वो अभी हम एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल लाए हैं, आज एकदम क्लियर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलो, तो वो निकल गया, वो सब हम लोग निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तीनों को समअप करेंगे। और समअप करने के बाद जितना हो रहा है, सपोज अगर 2 हुआ तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 हुआ तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 रहा तो sp3, 5 तो sp3d एंड सो ऑन, क्लियर। चलो, तब हम एक अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। चलो, बहुत सारे एग्जांपल लाए हैं, देखो एकदम भर के एग्जांपल लाए हैं, एकदम एग्जांपल करेंगे हम लोग। चलो, सबसे पहला एकदम बेसिक एग्जांपल मीथेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, CH4 है, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है हमारा? कार्बन है हमारा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, ठीक है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। वो कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है? एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो 4 हाइड्रोजन कितना? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 4 से माइनस कर दिया, तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? अभी 0 इलेक्ट्रॉन बचा। 0 इलेक्ट्रॉन मतलब एक भी लोन पेयर नहीं, मतलब 0 लोन पेयर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? ये
ये सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कार्बन कितना सिग्मा बना रहा है, ये चार सिग्मा है, तो 4 सिग्मा। लोन पेयर कितना, 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी 0, तो कितना आ गया, 4 आ गया। 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या हुआ हमारा, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा NH3। ठीक है, NH3 में नाइट्रोजन का क्या कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 है। और एक हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक, तो 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 3 हो गया। 5 - 3 कितना हुआ, 2। मतलब नाइट्रोजन के पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। ठीक है, एक लोन पेयर हो गया। अब देखो, अब क्या करें, हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड 3, यहाँ पे देखो 3 सिग्मा बनाया नाइट्रोजन, एक लोन पेयर, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 0 है, तो कितना हो गया टोटल सम, 4 हो गया। 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो अब और हम लोग देखते हैं एकदम भर के एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है हमारा, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहाँ हम क्या 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, और एक ऑक्सीजन जो है हमारा, एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को, दो को। तो 2 ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हमारा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 करके, तो 2 × 2 4, तो 4 - 4 कितना हो गया, 0। मतलब नाइट्रोजन के पास यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रहा, 0, तो 0 लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड कितना, यहाँ पे जितना होता है वही सिग्मा होता है। तो 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है, 0, अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 0, तो कितना हो गया हमारा, 2 आ गया। 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, NO2 है। NO2 में कितना है हमारा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले तो सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कर लिया नाइट्रोजन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे यहाँ पे, 5। ठीक है, ये हम NO2 माइनस कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। NO2 को एक हम सेपरेट एग्जांपल लिए हैं, NO2 प्लस, इसको NO2 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस वाला भी समझ में आ जाएगा, प्लस वाला तो समझ गए ना कि कैसे करें, एक माइनस वाला भी ले लेते हैं। फिर NO2 एक स्पेशल केस है, उसको हम लेके रखें नीचे। ठीक है, चलो NO2 माइनस को डिस्कस करते हैं। तो नाइट्रोजन है हमारा यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। तो क्या हम यहाँ 5 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक माइनस साइन है, तो एक इलेक्ट्रॉन आया है। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 6 हो गया, वैलेंस यहाँ पे 6 हो गया। और एक ऑक्सीजन हमारा कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एक ऑक्सीजन हमारा कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो 2 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 4, तो 6 - 4 कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर हुआ। तो अब क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड हम क्या बोले, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो संख्या रहता है ना वही, क्योंकि देखो इसका साइड एटम 2 है, और एक एटम कितना सिग्मा बॉन्ड, मतलब जो 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। तो ये NO2, तो यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर, कितना हो गया, 3 हो गया। 3 मतलब क्या हो गया, sp2। क्लियर। चलो नेक्स्ट है हमारा XeF2 में हमारा यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, Xe, इसका कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। एक फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एक हेलोजन है ना, 2 कितना को करेगा, 2 को करेगा। टोटल कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना है, 2 सिग्मा, तो 2 प्लस लोन पेयर कितना है, 3, और अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 0 है। 3 2 5 हो गया, 5 मतलब sp3d। sp3d कैसे लिखते समझ में आ रहा है, देखो sp3d ऐसे, इसको देखो ना ऐसे, 5 है ना यहाँ पे, देखो sp3d, तो ये sp3d में 5 कैसे है, देखो ये क्या हुआ, ऐसे, ये ऐसे है ना, ऐसे कलर थोड़ा अलग ले लेता है। यहाँ पे क्या है, s 1 2 3 p और d, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो उस हिसाब से, उस तरह से काउंट कर रहे हैं हम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हम कैसे काउंट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, देखो देखते जाओ, समझ में आ जाएगा सब। अब देखो यहाँ पे कितना हमारे पास 2 साइड एटम है, तो डरने का नहीं,
सिंपल। यहाँ पे तो हमें सेंट्रल एटम तो यही है हमारा, तो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेंट्रल एटम है, दो साइड एटम है, तो क्या टेंशन है, हम दोनों का जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है उसको सेपरेटली ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 2, तो 2 हो गया, प्लस एक जो फ्लोरीन है वो कितना को शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, 1 करता है, तो 2 फ्लोरीन 2, ये तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 में 4 गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 + 1 3, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 और लोन पेयर की संख्या 2, कितना हो गया, 3 2 5, मतलब sp3d। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा XeO4। यहाँ पे सेंट्रल एटम Xe हो गया, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8, और माइनस एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 2, तो 4 ऑक्सीजन 8, तो 8 में 8 चला गया, 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना होगा यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो है वही सिग्मा, तो 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, वो भी 0, तो कितना हो गया यहाँ पे 4 मतलब sp3। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल समझ में आ रहा है ना, इसी तरह से करना हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ना एक बुक में फॉर्मूला भी दिया हुआ है, उससे भी एक निकाल सकते हैं, लेकिन ये इजी है। ये देखो ना, कितना कुछ सोचना ही नहीं ना, फॉर्मूला लगाना, यहाँ पे सिंपल बस अनपेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर निकालो, सिग्मा तो देख के पता ही चल जाएगा, और फटाफट एकदम देख के, मतलब ये हम जितने एग्जाम्पल करेंगे ना अभी, इसके बाद तुम लोग अगर इस सबको अच्छे से और एक दो बार रिवाइज करेगा तो एकदम कंपाउंड को देखते ही ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशन है ना तो इसमें तो उतना पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं, एकदम क्वेश्चन देखते मन में, हाँ ये है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। चलो, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है। चलो देखो देखो क्या है, SO2 SOF2, यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम क्या है, ये, तो इस सेंट्रल एटम सल्फर है, तो इसका हमारा कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो सल्फर सेंट्रल एटम कैसे समझ में आ रहा है ना, सल्फर इसलिए सेंट्रल एटम है क्योंकि कम नंबर में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसका कम है, इसीलिए। ठीक है। चलो, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, किस फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली का है, तो 6 हो गया, 6 हो गया। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, अब वही बोले देखो, 2 यहाँ पे हमारे पास साइड एटम है, तो डरने का नहीं, हम दोनों का इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग जो कर रहा है वो दोनों को ऐड करके सेपरेट कर देंगे। ठीक है। तो एक ऑक्सीजन कितना करता है, 2, और फ्लोरीन कितना है, 2, तो एक फ्लोरीन 1, तो 2 फ्लोरीन 2 + 2, 6 में 4 गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। ठीक है। एक लोन पेयर हुआ, और अब हम यहाँ पे सिग्मा निकालेंगे, तो कितना, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 2 + 1 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, कितना हो गया, 4 हो गया, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, BrO3, तो BrO3 में ये है हमारा, Br हमारा है सेंट्रल एटम, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, माइनस एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2, तो 3 ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 6। ठीक है। BrO3 माइनस, ये कंपाउंड ऐसे होगा, BrO3 माइनस होगा, एक्सक्यूज मी, हाँ BrO3 माइनस कंपाउंड होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो अगर BrO3 माइनस है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्या होगा, 7 और 1 आया है, तो 8। ठीक है। देखो ठीक है, क्या हुआ, 8 हुआ हमारा, तो और एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2, तो 3 ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 6, तो कितना हो गया हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन, और तो कितना हो गया हमारे पास, 1 लोन पेयर। तो अब सिग्मा कितना है, 3 सिग्मा, तो 3 + 1 मतलब कितना हो गया, 4, मतलब sp3। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, PCl4+, फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 में 1 चला गया, कितना हुआ, 4,
क्लोरीन 4 है, एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा? 4। 4 क्लोरीन कितने को करेगा? 4। 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 लोन पेयर। लोन पेयर भी 0 हो गया, तो अब क्या होगा यहाँ पे? सिग्मा कितना है? 4, तो 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी तो 0 ही है, तो 4 आ गया, मतलब sp3 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट I3 माइनस। अब हम कैसे करेंगे? देखो देखो देखो, डरने का नहीं। I3 माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं, I2 माइनस लिख ही सकते हैं। तो देखो सेंट्रल एटम हमारा आयोडीन, तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक माइनस है, तो मतलब कितना हो गया? 8। 8 हुआ। एक आयोडीन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है? एक हेलोजन है ना, तो 2 2 को करेगा, 8 में 2 गया 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना लोन पेयर हुआ? 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर, तो हमारे यहाँ पे सिग्मा कितना है? 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, तो कितना हो गया? 3 2 5, 5 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन निकला हमारा यहाँ? sp3d। ठीक है, चलो नेक्स्ट N3 माइनस। N3 माइनस है, तो अब देखो यहाँ पे क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N2 माइनस, लिख ही सकते हैं। ये हमारा क्या है? सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 है ना, 5 एक और आ गया, तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखो ये जो एक नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है? पढ़े थे हम लोग अभी ऊपर में, 3 को करता है, तो 2 को कितना को करेगा? 6, तो 6 में 6 चला गया, तो कितना हो गया? 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब इसके पास 0 लोन पेयर। ठीक है, 0 लोन पेयर हो गया। तो अब देखो इसके पास सिग्मा ही कितना बना रहा है? 2 सिग्मा बना रहा है, तो 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, मतलब कितना हो गया? 2, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है NO2। ये हम बोले ना स्पेशल केस थोड़ा सा आ जाता है, उसको हम साइड में लिए हैं अलग से। NO2, ठीक है, देखो NO2 में नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन कितना, एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है? 2, तो 2 ऑक्सीजन कितना को करेगा? 4। 5 में 4 गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब क्या हुआ? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा, तो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन देखो यहाँ पे 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा प्लस 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर तो 0 है, तो 3 हो गया। 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना कैसे हुआ? यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 सिग्मा, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि इसका जो लोन पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये किस ऑर्बिटल में रहता है? ठीक है, तो इस ये जो लोन पेयर है ना, यहाँ पे लिख लो, जो लोन पेयर है हमारा यहाँ पे रिसाइड्स, थोड़ा इंग्लिश में अच्छे से, रिसाइड्स इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, चलो हो गया इतना तक, तो अब क्लियर हो गया एकदम सब कुछ। अब देखो, अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, पता क्या होता है? देखो नॉर्मल अगर इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है, तो उस सब में तो ठीक है, अगर ऐसे नॉर्मल कंपाउंड है तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसा एक्सेप्शन वाला कंपाउंड आ जाता है जहाँ पे पता क्या होता है, जहाँ पे स्टेट चेंज होता है ना, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाता है। जैसे अभी हम कुछ वो लिस्ट बना के लाए हैं, उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल PCl5 है, तो PCl5 अगर नॉर्मल PCl5 बोला तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन अगर सॉलिड बोल दिया तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। तो उसमें अलग अलग केस में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये एक लिस्ट है छोटू सा, ये एक छोटू सा लिस्ट है जो अभी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, और इस लिस्ट को ध्यान में रखना है। लिस्ट बना के दीवार में चिपका देना, दिन में 2 बार देखना है, याद हो जाएगा। ठीक है, देखो स्पीशीज कैटायनिक पार्ट में एग्जिस्ट करता है और एनायनिक पार्ट में, मतलब जैसे PCl5 का जो सॉलिड फॉर्म है वो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो PCl4 प्लस का है हाइब्रिड, तो पूछता है ना, ऐसे पूछेगा, अगर PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन बोला तो आराम से sp3d। ठीक है, लेकिन अगर PCl4 बोलेगा कि सॉलिड PCl5,
तो वहाँ पे तुमको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा जैसे sp3 एंड sp3d2, तो वो क्या लिख रहा है ऐसे, मतलब वो PCl4 प्लस का PCl6 माइनस का बोल रहा है, ठीक है। कभी कभार तो आइदर हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं पूछेगा ना तो ऐसे पूछ देगा, मतलब PCl5 इन सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट एज, तो PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, N2O5 इन सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट एज NO2 प्लस एंड NO3 माइनस, क्लियर। तो उस तरह से तो अभी कैटायनिक पार्ट और आयनिक पार्ट हम लोग देख लेंगे, फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन तो अभी इतना सारा निकाले तो याद तो हो ही गया होगा कि कैसे निकाल रहे हैं, प्रोसेस तो समझ में आ ही गया होगा बेसिकली कि क्या हम लोग कर रहे हैं उसमें, ठीक है। चलो देखो, स्पीशीज है PCl5, वो कैटायनिक फॉर्म में किस तरह एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस, और आयनिक पार्ट में PCl6 माइनस। हाइब्रिडाइजेशन एक हम निकाल के दिखा देते हैं, बाद में तो अभी हम लोग निकाले हैं, ये देखो यहाँ पे ऐसे निकालते हैं हम, यहाँ पे जो PCl5 है PCl4 प्लस है, PCl4 प्लस, तो फास्फोरस का हमारा कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और एक चला गया, यहाँ पे प्लस है ना, तो एक चला गया तो कितना हो जाएगा, हम या तो 5 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ 4, और एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक, तो 4 क्लोरीन 4, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 लोन पेयर हो गया, तो लोन पेयर 0 हो गया, और सिग्मा बॉन्ड 4, तो 4 मतलब sp3, क्लियर कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन सबका निकाले, जिस तरह हम लोग प्रीवियसली निकाले उसी तरह से सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाले, ठीक है। एक बार हम तो लिख दिए हैं, तुम लोग एक बार अपने से निकाल के चेक कर लो, एक बार हम टेबल को फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। PCl5 का तो बता दिए, PCl5 का तो हम बता दिए, PBr5 इसमें देखो क्या होता है, किस तरह इसका कैटायनिक फॉर्म में PBr4 प्लस और एनायनिक फॉर्म में Br माइनस एग्जिस्ट करता है। PBr4 प्लस जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। XeF6 सॉलिड फॉर्म में उसका कैटायनिक पार्ट जो होता है वो होता है XeF प्लस, जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, एंड एनायनिक पार्ट का होता है F माइनस। N2O5 सॉलिड फॉर्म में कैटायनिक आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो कैटायनिक फॉर्म का उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है NO2 प्लस, जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और NO3 माइनस एनायनिक पार्ट में एग्जिस्ट करता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ठीक है। N2O हो गया। अब ClO6 में Cl2O6 सॉलिड फॉर्म में किस तरह एग्जिस्ट करता है, कैटायनिक पार्ट में ClO2 प्लस, जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और ClO4 माइनस एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, क्लियर। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन का, मतलब ऐसा ठीक है, देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला तो ले लिया, और नॉर्मल केस तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे कि कैसे करेंगे, जैसे सिंपल सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है, लेकिन कुछ अगर रहा ऐसा तब क्या करेंगे। देखो ये जो बिंदु है ना यहाँ पे टिकली बिंदी, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, तो CH3 फ्री रेडिकल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि ये जो फ्री रेडिकल में जो ये अनपेड जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है ये किस ऑर्बिटल में रिसाइड करता है, तो इसको ध्यान रखना, ये p ऑर्बिटल में रिसाइड करता है। कैसे p ऑर्बिटल में, देखो CH3 का हाइब्रिडेशन कितना आया sp2 में sp2 हाइब्रिडेशन हुआ तो एक p बचा ना भाई, तो ये जो एक p बचा इसी p में ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे रिसाइड करेगा, वहीं पे रहेगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग केस, केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन इज नॉट केमिस्ट्री। देखो CF3 ये समझ में आ रहा है हम क्या लिखे, CF3 फ्री रेडिकल है, इसको हम फिर से लिख दें क्या, ये है CF3 फ्री रेडिकल, ठीक है। CF3 फ्री रेडिकल है, तो इसमें पता क्या होता है, देखो इसका हाइब्रिडेशन आता है sp3, और ऐसा हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों आता है, बिकॉज फ्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो उसी कारण से क्या होता है, जो ये हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रिसाइड करता है, समझे क्या बोलना चाह रहे हैं हम। यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल था हमारा वो p ऑर्बिटल में रिसाइड कर रहा था, जबकि यहाँ पे जो हमारा फ्री रेडिकल है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रिसाइड कर रहा है। रीजन, फ्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिख दे रीजन, चलिए लिख देते हैं। ये क्यों हुआ, ड्यू टू हाई नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। और भी कुछ रीजन है जिसको हम लोग अभी इस पॉइंट पे नहीं समझ पाओगे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का था, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन ध्यान में रखने की बात है, तो इसलिए हम ये डिस्कस कर दिए, और कुछ और इंपॉर्टेंट रीजन है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बी विथ अस, ठीक है। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आता है परसेंटेज S कैरेक्टर, P कैरेक्टर, D कैरेक्टर, कैसे निकालेंगे, कुछ करने नहीं, देखो ना ऐसे, देखो इधर देखो, हाँ
परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे? देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना एस है, एक एस है, ठीक है, और टोटल कितना है यहाँ पे, एक और दो, दो दो हो गया इंटू 100, तो कितना हो गया 50%। क्लियर? यहाँ पे देखो उस पी कैरेक्टर के लिए आइदर 100 से माइनस कर दो क्योंकि दो ही है, या फिर कर दो पी एक है टोटल दो है इंटू 100 इक्वल टू 50%। ठीक है, नेक्स्ट sp2 में, sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, एस कितना है एक, टोटल कितना है दो पी और एक एस, तीन इंटू 100 कितना हुआ 33%। पी परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होगा, वन नहीं, यहाँ पर 2p है। देखो आइए तुम 100 से माइनस कर दो या फिर ऐसे निकाल लो, तो 100 से माइनस करेंगे तो कितना होगा 66.66, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 2/3 इंटू 100। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, एस कितना है हमारा यहाँ पे एक, और टोटल कितना 3p और एक एस, 4 इंटू 100 इक्वल टू 25%। परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना है हमारा यहाँ पे 75%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ऐसे चलो कर देते हैं। देखो यहाँ पे कितना होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल टू, एक एस है, टोटल कितना है 3, एक 4 और एक 5, तो 5 इंटू 100 कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आएगा आंसर। परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होगा, पी कितना है हमारा 3/5 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। और परसेंटेज डी कैरेक्टर कितना होगा 1/5 इंटू 100। ठीक है, चलो sp3d2 वैसे निकालेंगे, देखो प्रोसेस देख लो। ठीक है, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज एस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एस कितना है एक, और 3 2 5 1 6 इंटू 100 हो गया। परसेंटेज पी कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे पी कितना है 3, टोटल कितना है 6 इंटू 100। ठीक है, फिर परसेंटेज डी कैसे निकालेंगे, डी कितना है 2/6 इंटू 100, पी निकल जाएगा। ठीक है, एक और जब सब कर ही रहे हैं तो इसको भी प्रोसेस देखो, समझ में आ रहा है कि प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। परसेंटेज एस के लिए एक एस 3 3 6 1 7 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज पी के लिए 3p है, टोटल 7 है इंटू 100। ठीक है, और परसेंटेज डी के लिए क्या है, डी 3 है, टोटल 7 है, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक नहीं हुआ, नीचे चला गया, 3/7 इंटू कैलकुलेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है हमारा, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम पहले हाईलाइट करेंगे। क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, समझे, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो उससे हमें क्या मिला, क्या मिला, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, sp का ज़्यादा, देन sp2 देन sp3। क्लियर? तो हम लोग क्या पढ़े थे पीरियोडिक टेबल में, FON, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पढ़े थे। तो लेकिन यहाँ पे जब हम लोग sp वाला घुसाते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर में चेंज आता है, और क्या ऑर्डर में चेंज आता है वो इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो हम उसको हाईलाइट करेंगे बोलने से पहले। ठीक है, देखो क्या चेंज आता है, जो sp कार्बन होता है ना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज़्यादा होता है। कितना सही बात, sp जो कार्बन होता है ना हमारा sp कार्बन, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, sp कार्बन मतलब समझ रहे हो भैया, ऐसे sp मतलब समझे, sp कार्बन, sp2 कार्बन ये हो गया और sp कार्बन ये हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा मतलब ये कंपाउंड में, ये जैसे ये एल्काइन हो गया, ये एल्कीन हो गया और ये एल्केन हो गया, तो ये कुछ भी रह सकता है, मतलब ऐसे, समझ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हो गया, तो ऑर्डर देखो फिर से, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का ज़्यादा sp कार्बन से, और sp कार्बन का ज़्यादा नाइट्रोजन से। मतलब नाइट्रोजन का स्टेटमेंट आता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, ऐसे करके आता है कि sp कार्बन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन। सही बात है, सही स्टेटमेंट है, देन sp2 एंड sp3। क्लियर? तो चलो परसेंटेज देखो, अब हम लोग परसेंटेज sp निकाल रहे हैं, तो उससे ये तो पता चल गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी, कि हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमें मालूम चल गया। तो उससे और हमें क्या पता चलता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर से हमें बल्कीनेस का पता चलता है। कैसे, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा तो, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा तो बोलो
बल्कीनेस ज़्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो बल्कीनेस ज़्यादा, और परसेंटेज पी कैरेक्टर अगर ज़्यादा तो लॉन्गेटिविटी ज़्यादा। देखो कैसे कैसे देखो एस हमारा स्फेरिकल होता है और पी कैसे होता है, ऐसे डम्बल जैसा। हाइब्रिड जब बनाते हैं हम लोग तो कैसे होता है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं, मतलब वो डम्बल भी लगता है और स्फेरिकल भी लगता है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ना ऐसे, थोड़ा सा और ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा ना तो वो थिकनेस बढ़ेगा, बल्कनेस बढ़ेगा, ऐसे मतलब वो, अच्छा फोटो बना दे देखो ऐसे, मतलब अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर ये देखो किसका हो गया, ये SP का हो गया, ये SP2 का हो गया, ये SP3 का हो गया। समझ रहे हैं कैसे, देखो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा हो गया तो बल्कीनेस ज़्यादा हो गया, थिकनेस ज़्यादा हो गया। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर थोड़ा सा कम हुआ तो थोड़ा सा बल्कीनेस कम हुआ, थिकनेस कम हुआ, लॉन्गेटिविटी बढ़ा, थिकनेस कम हुआ भाई, थिकनेस कम हुआ यहाँ पे, ठीक है, थिकनेस कम हुआ, ठीक है। और पी कैरेक्टर बढ़ गया, एस कैरेक्टर और घट गया तो लॉन्गेटिविटी बढ़ गया और थिकनेस घट गया। क्लियर। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केस डिस्कस किए, ठीक है, और ये भी बताएं कि sp कार्बन का ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से, ठीक है। परसेंटेज पी कैरेक्टर एस कैरेक्टर निकालना सीखे, और इंपॉर्टेंट बहुत सारे एग्जाम्पल किए, कैटायनिक एनायनिक पार्ट किए, ठीक है। चलो तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।